एयर इंडिया उड़ान AI 676 पर क्या हुआ था? क्या एक पायलट का विमान उड़ाते समय योग करना उचित है? तारीख 22 जुलाई साल 2017। समय सुबह के लगभग 8 बजे। जगह कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कोलकाता से मुंबई जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 676 प्रस्थान के लिए तैयार हो रही थी और प्लेन की उड़ान के पहले की नियमित जांच हो रही थी। यह एक नया एयरबस A320 विमान था, जिसे सबसे अधिक ईंधन कुशल विमानों में से एक माना जाता है। विश्व की पैसेंजर एयरलाइन इंडस्ट्री की साइज का अंदाजा लगाने के लिए आपको बता दूं कि साल 2019 में कुल मिलाकर 454 करोड़ पैसेंजरों ने 3 करोड़ 83 लाख पैसेंजर उड़ानों में यात्रा की थी। इसका हिसाब प्रतिदिन के लगभग 1 करोड़ 24 लाख पैसेंजर और प्रतिदिन के लगभग 1,05,000 पैसेंजर उड़ानें होता है। इन आंकड़ों में छोटे प्लेन, निजी प्लेन, मालवाहक प्लेन और सभी देशों के सशस्त्र बलों के प्लेन शामिल नहीं हैं। प्लेन में उड़ान करना यात्रा करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। साल 2019 में प्रति 10 लाख उड़ानों में सिर्फ 0.18 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसका हिसाब होता है प्रति एक दुर्घटना के लिए 55 लाख उड़ानें। उड़ानें बेहद सुरक्षित है क्योंकि पैसेंजर सुरक्षा ही इस इंडस्ट्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेहतर टेक्नोलॉजी और उत्तम संचालन प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा प्रणालियों का सख्त पालन इस इंडस्ट्री के अच्छे सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि यह आंकड़े बताते हैं, विमानों की दुर्घटनाएं बहुत ही कम हैं। मगर इन दुर्घटनाओं के मीडिया के कवरेज के दृश्य बहुत प्रभावशाली और दर्दनाक होते हैं और पैसेंजर समुदाय की विमानों की सुरक्षा धारणाओं को बहुत ही प्रभावित करते हैं। इस इंडस्ट्री की 2 रिपोर्टों के अनुसार इंसानों की गलतियां ही एयरलाइन इंडस्ट्री की 80% से अधिक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हुए इनका प्रमुख कारण है, जो हमें वापस लाता है फ्लाइट AI 676 पर। टेक ऑफ बहुत ही ठीक से हुआ। कोलकाता और मुंबई के बीच उड़ान का समय 2 घंटे और 30 मिनट है। विमान में 105 जानें थी, जिनमें 99 पैसेंजर, 2 पायलट तथा 4 केबिन कर्मी शामिल थे। लेकिन टेक ऑफ के बाद दोनों पायलट लैंडिंग गियर को वापस खींच लेना भूल गए। लैंडिंग गियर विमान के नीचे की वो व्यवस्था है जो विमानों के बड़े भार को जमीन पर संचालन, पार्किंग, उतरने और टेक ऑफ के लिए उच्च गति से दौड़ने के दौरान सहारा देती है। विमान की उड़ान के दौरान लैंडिंग गियर आवश्यक नहीं है, मगर बिना लैंडिंग गियर के एक विमान न तो टेक ऑफ कर सकता है और न ही सुरक्षित जमीन पर उतर सकता है। लैंडिंग गियर की डिजाइन में मजबूत स्टील और टाइटेनियम का ढांचा, शॉक एब्सॉर्बर, ब्रेक, पहिए और टायर होते हैं। 700 टन तक के वजन वाले विमान लैंडिंग करने के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से जमीन पर उतरते हैं और यह दिन प्रतिदिन उड़ान के बाद उड़ान करते रहते हैं। भारी वजन के विमानों के ऐसी स्पीड से जमीन पर उतरने के वक्त कोलैप्स होने या ढहकर टूट जाने की पूरी संभावना रहती है। लैंडिंग गियर की मजबूत संरचना ही विमान के इस भारी वजन को शॉक एब्सॉर्बर और टायरों में सोख लेकर और ब्रेक से धीमा करते हुए धीमे से जमीन पर उतारती है। इन्हीं कारणवश लैंडिंग गियर अपेक्षाकृत भारी होते हैं। वे एक विमान के कुल लदे वजन का 5% तक होते हैं और बड़े विमानों में लैंडिंग गियर का वजन 30 टन तक होता है। लेकिन जब विमान हवा में है, लैंडिंग गियर की बड़ी और भारी संरचना एक बड़े पैमाने पर हवा में प्रतिरोध यानी ड्रैग या रुकाव पैदा करती है।
ड्रैग एक वायुगतिक बल है जो हवा में विमान की गति का विरोध करता है। बढ़ा हुआ ड्रैग विमान की ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड यानी संचालनीय ऊंचाई और ऑपरेटिंग स्पीड यानी संचालनीय गति दोनों को सीमित करता है और ईंधन की खपत को बहुत बढ़ाता है। एयरबस कंपनी के एक अध्ययन के अनुसार जब विमान लैंडिंग गियर को बाहर लटका रखते हुए उड़ान भरता है तो ईंधन की खपत बढ़कर लगभग 3 गुना हो जाती है। इसलिए लैंडिंग गियर को वापस खींचकर विमान के शरीर के अंदर ले लिया जाता है। इन दोनों पायलटों द्वारा लैंडिंग गियर को वापस न खींचने की इस एक गलती ने कुछ ऐसे परिणामों की श्रृंखला को जन्म दिया जो कि विमान और उसके पैसेंजरों की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। एक पैसेंजर विमान लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर और लगभग 400 से 500 नॉट या 740 से 925 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर की स्पीड से उड़ान भरता है। क्योंकि इस अधिक ऊंचाई पर हवा पतली होती है, इसलिए हवा का प्रतिरोध कम होता है और विमान ज्यादा स्पीड से उड़ सकता है। पायलट फ्लाइट के हर चरण में चेकलिस्ट का उपयोग करते हैं। चेकलिस्ट उन कामों की सूची है जो पायलट को विमान की संचालन प्रणाली के अनुसार करने चाहिए। चेकलिस्ट को सवाल और प्रतिक्रिया प्रारूप में जोर से पढ़ा जाता है। एक पायलट आइटम को पढ़ता है और दूसरा पायलट हाँ कहते हुए या कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जवाब देता है। छपे हुए चेकलिस्ट पायलट अपने सामने ही रखते हैं ताकि वो इसे भूल न जाए। चेकलिस्ट के अनुसार टेक ऑफ के बाद सबसे पहला काम लैंडिंग गियर को वापस खींच लेने का है। पायलटों के टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर को वापस खींचना भूल जाने से विमान ठीक इसी तरह बाहर लटकते हुए लैंडिंग गियर के साथ उड़ान भरता रहा। लैंडिंग गियर के विमान के बाहर लटकते होने के कारण विमान की चढ़ाई बहुत ही धीमे से हुई और विमान 24,000 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया। विमान की स्पीड भी 240 नॉट तक ही पहुंच पाए और विमान इसी तरह कम ऊंचाई पर और कम स्पीड से ही मुंबई की तरफ बढ़ता रहा। इस मामले में पायलटों द्वारा चेकलिस्ट प्रक्रिया का पालन नहीं करना उनकी लापरवाही की बस शुरुआत भर थी। दोनों पायलटों की मानसिक जागरूकता जैसे पूरी तरह से गायब थी और यह उड़ान के दौरान इसी तरह से गायब ही रही। उनका ध्यान इतना भटका हुआ था कि उड़ान के अगले 90 मिनट के लिए बाहर लटके हुए लैंडिंग गियर से होने वाले अत्यधिक शोर और कंपन को भी उन्होंने महसूस ही नहीं किया। यह दोनों पायलटों के व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से उनके लंबे प्रशिक्षण के अनुसार और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहने का मामला था। दोनों पायलटों के लिए एक प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले के ऐसे 2 बड़े स्क्रीन हैं जो उनके सामने ही लगे होते हैं। यह दोनों बड़े स्क्रीन फ्लाइट की हर जानकारी दिखाते रहते हैं, इसलिए कम स्पीड और कम ऊंचाई की जानकारी दोनों पायलटों को ठीक उनके आंखों के सामने ही उपलब्ध थी, लेकिन दोनों पायलट इस जानकारी से जैसे पूरी तरह से अनजान बने रहे। सामने लगी हुई 3 हरी बत्तियां और लैंडिंग गियर के लीवर के हैंडल की पोजीशन बता रहे थे कि लैंडिंग गियर बाहर लटका हुआ है, मगर इस स्थिति में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह सब भी नहीं देखा गया था। विडंबना यह थी कि लटका हुआ लैंडिंग गियर विमान को 24,000 फीट से ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था, जिस ऊंचाई पर हवा के ज्यादा मोटी या सघन होने के कारण विमान को अधिक रुकाव का सामना करना पड़ रहा था। साधारणतया इस अवधि के पैसेंजर फ्लाइट पर लगभग 1 घंटे की अतिरिक्त उड़ान के लिए ईंधन भरा जाता है, जिससे कुछ अनहोनी होने पर विमान किसी दूसरे एयरपोर्ट तक जा सके और उधर लैंडिंग कर सके। फ्लाइट AI 676 पर हुए घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि जैसे दोनों पायलट एक ऐसी बेखबर स्थिति में पहुंच गए थे कि वह न तो अपने सामने लगे डिस्प्ले को देख रहे थे और न तो वह अपनी स्थिति को समझ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इस स्थिति को बदलने की कोई कोशिश भी नहीं की। आप देख चुके हैं कि इस उड़ान के दोनों पायलटों के मन कहीं और ही भटक रहे थे। मगर पिक्चर अभी बाकी है। यह वीडियो अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब आगे हम आपको दिखाएंगे। जब मन भटक रहा होता है
तब मस्तिष्क में क्या होता है? हमारे इवोल्यूशन का मन के भटकने से क्या संबंध है? हार्वर्ड, प्रिंसटन और बार्कली यूनिवर्सिटियों का इस बारे में रिसर्च। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के मन के भटकने के बारे में विचार। हमारा सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के लगाव का हमारे काम पर पड़ता प्रभाव। कुंडलिनी के ज्ञान के अनुसार हम अपनी शक्तियों को कैसे खर्च करते हैं। इस मन भटकाने वाले युग में सचेत क्षमता की जरूरत के बारे में भी बात की गई है। मैं तो भूल ही गया। यह वीडियो आपको यह भी सिखाता है कि एक विमान कैसे नहीं उड़ाएं। कई विषयों से रिसर्च से शोधित और प्रेरणादायक ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों को एक अनूठे और दिलचस्प तरीके से जोड़कर एपेक्स पिरामिड आपको एक गहरी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है, जिससे आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के आपके पूर्ण विकास, वृद्धि और विस्तार के हर इच्छित मुकाम को पा सकें। फ्लाइट AI 676 का क्या हुआ और इसका योग से क्या संबंध है, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आप अपने सर्वांगी विकास के लिए ऐसे अच्छे रिसर्च वाले और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहना चाहते हैं? तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि एयरलाइन ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को साझा नहीं किया है, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कॉकपिट में क्या हुआ था। हम नहीं जानते कि किस गपशप ने पायलटों को इतना व्यस्त कर दिया था और उनके मन कहां कहां भटक रहे थे। इसका उत्तर पाने के लिए आइए समझें कि हमारा मन क्यों इतना भटकता है और हम हमेशा दिन में सपने क्यों देखते रहते हैं। जागरूकता, ध्यान और एकाग्र मन क्या है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका सामना दिमागी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नियमित रूप से करते हैं और जिनके उत्तर दार्शनिक हजारों साल से देने का प्रयास कर रहे हैं। जानवर हमेशा जागरूक और सतर्क रहते हैं, मगर जानवरों के विपरीत हम इंसान हमारे आसपास जो नहीं हो रहा है उस बारे में, अतीत की घटनाओं के बारे में और भविष्य में जो हो सकता है या जो कभी नहीं होगा, उन सब के बारे में सोचने पर बहुत समय लगाते हैं। दिमाग के भटकते रहने की यह अद्भुत प्रक्रिया हमारी दैनिक मानसिक गतिविधि का 47% समय ले लेती है। ऐसा साल 2010 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया था। साल 1890 में भी हमारे ध्यान के भटकते रहने और हमारे लक्ष्यों के बीच के संघर्ष के बारे में अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स काफी सोच रहे थे जब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, अपने भटकते हुए ध्यान को बार बार स्वेच्छा से वापस लाने की क्षमता ही आत्मबल, विवेक और उच्च चरित्र का निर्माण करती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बार्कली द्वारा हाल ही में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारा मस्तिष्क हमारे ध्यान को अलग अलग जगहों से हटाते हुए हर एक सेकंड में 4 बार फिर केंद्रित करता है। हमारे मस्तिष्क की सीमित क्षमता हमारे जटिल वातावरण से सभी जानकारियों को एक साथ प्रोसेस कर समझ नहीं पाती है। हमारा ध्यान वह चयनात्मक व्यवस्था है जो वातावरण के सभी पहलुओं को उनके महत्व के अनुसार के स्तरों में निर्धारित करता है। मतलब, वातावरण का कौन सा पहलू हमारे तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई की मांग करता है, कौन सा पहलू कुछ समय इंतजार कर सकता है और किसे पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है। हमारे पूर्वज आदि मानव एक बहुत ही प्रतिकूल वातावरण में छोटे जानवरों का शिकार करके और कीड़े और कंद मूल खाकर गुजारा करते थे। इस वातावरण में हिंसक बड़े जानवरों के हमला करने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती थीं। ऐसे वातावरण में अगर ध्यान किसी एक कार्य पर ही अत्यधिक और इतना केंद्रित हो जाए कि आपके आसपास इधर उधर दुबके छिपे हुए किसी शिकारी जानवर को आप देख न पाएं, तो आप उसका भोजन बन जाएंगे। इसलिए हमारे मस्तिष्क को नए मौकों और खतरों के लिए लगातार सतर्क रहने के लिए डिजाइन किया गया है। लगातार किसी एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित करने और फिर उस ध्यान को
वहां से हटाकर वातावरण के दूसरे पहलू पर लगाते रहने की यह प्रक्रिया हमारे लिए काफी अनुकूल थी। मन के भटकते रहने की इस क्षमता के कारण ही हम जीवित रह पाएं और मानव प्रजाति को बढ़ा पाएं। लेकिन आज के आधुनिक ऑफिस या काम के माहौल में कोई शिकारी जानवर घात लगाए बैठा नहीं है, और मन के भटकने की यह क्षमता हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। इसके विपरीत मन का भटकते रहना हमारे ध्यान को उस काम पर केंद्रित करने से रोकता है जो हम करना चाहते हैं और जो करना हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए मन के भटकने की यह क्षमता, जिसने हमें हमारे एवोल्यूशन में मदद की थी, वही आधुनिक समय में हमारा नुकसान कर रही है। लगभग 3000 साल पहले भारतीय प्राचीन ग्रंथों ने भी इस समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। मैं आपके सामने भगवद गीता के 4 श्लोक लाया हूं, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन मन भटकने की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। यतो यतो निश्चरति मनः। किसी भी कारणवश और जहां जहां भी यह बेचैन और अस्थिर मन भटकता है, वहां से उसे रोको, वापस लाओ और अपने वश में रखो। अपने मन को भटकने मत दो। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिः। धीरे धीरे, बुद्धि से, धीरज से और बार बार प्रयास से मन को बाहर से खींचकर अपने में स्थित करो, कुछ भी और मत सोचो। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहम्। मन वास्तव में बेचैन, अशांत, शक्तिशाली और न मानने वाला है। हे कृष्ण, मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि हवा को नियंत्रित करना। श्री भगवानुवाच असंशयम्। श्री भगवान ने कहा, निसंदेह है पराक्रमी, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से, हे कुंती पुत्र, यह संयमित होता है। वैज्ञानिक प्रयोगों ने मन के भटकने के बौद्धिक और दिमागी परिणामों के बारे में बहुत कुछ रिसर्च की है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसके परिणामों के बारे में बहुत कम समझा और जाना है। इस मुद्दे की दार्शनिक समझ इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको अपना ध्यान केंद्रित और नियंत्रित करना ही पड़ेगा। अपने जीवन के लक्ष्यों की समझ के आधार पर आपको चुनना है कि आप हर समय अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहते हैं। अपने मन को भटकने की अनुमति देने का मतलब है कि अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते से विपरीत कहीं किसी और दिशा में जाने देना। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने पर उस गतिविधि का नियंत्रण चेतना के स्तर से नीचे चला जाता है। ऐसे नियमित किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए यह अवचेतन क्षमता हमारे यंत्रवत अवस्था में चले जाने के लिए जिम्मेदार है, और हम ऐसे कार्यों को बिना पूर्ण जागरूकता के या थोड़ी ही जागरूकता के साथ ही कर लेने में सक्षम हो जाते हैं। अगर कोई सर्जन एक ऑपरेशन बिना ध्यान दिए यंत्रवत रूप से इसलिए करें कि यह काम तो वह नियमित करते हैं, तो फिर परिणाम सर्जिकल औजार रोगियों के शरीर में छूट जाने के होते हैं। आज के मन भटकाने वाले युग में यह जरूरी है कि हम अवचेतन क्षमता से सचेत क्षमता की ओर बढ़ें। फिर भी हमारी वर्तमान सिस्टम लगातार हमें हमारे ध्यान से दूर ले जाने और हमारे ध्यान को भटकाने का काम करती रहती है। हम निरंतर मन भटकाने वाले आकर्षणों के युग में रहते हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने निरंतर हमें लोगों से जोड़कर और ज्यादातर बेकार और बिनजरूरी जानकारियों का एक जाल सा फैलाकर हमारा ध्यान काम और उत्पादकता से हटाया है और हमारे आसपास एक मन भटकाने वाले वातावरण को बनाया और प्रोत्साहित किया है, और हम एक ऐसी लाचारी को रोज महसूस करते हैं
जहां हम काम पर शारीरिक रूप से तो उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह बेखबर और अनुपस्थित। भारतीय प्राचीन ग्रंथों से एक और उच्च ज्ञान है कुंडलिनी। कुंडलिनी का मूलभूत सिद्धांत है कि आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां वही जाती हैं जहां आपका ध्यान जाता है, और जहां कहीं भी हमारी शक्तियां जाती हैं वही कुछ काम हो पाता है। फ्लाइट AI 676 के मामले में कॉकपिट में कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पायलटों के ध्यान और इसलिए उनकी शक्तियां स्पष्ट रूप से कहीं और ही लगी हुई थी। कुंडलिनी की धार्मिक और रूढ़िवादी व्याख्याएं सांप और विभिन्न रंगों के चक्रों के बारे में बताती है, मगर इन विषयों के विद्वान और दार्शनिक बताते हैं कि कुंडलिनी मेडिटेशन लगातार अपनी जागरूकता को इस बात से अवगत कराने के बारे में है कि आपके शरीर के कौन से अंग में और किस मानसिक स्तर पर आपकी शक्तियों का प्रमुख रूप से व्यय हो रहा है। कुंडलिनी मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी शक्तियों का एक बेहतर और उच्च स्तर पर व्यय कर सकते हैं। जब आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, तब आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं, और यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक या पेशेवर जीवन के सभी पहलुओं को उच्च सफलता के स्तर की ओर ले जाते हैं। लेकिन इस विषय पर मैं एक और वीडियो में पूरी तरह से बात करूंगा। हमारे दिमाग के ध्यान लगने और ध्यान भटकने की दो अलग अवस्थाओं के लिए हमारा मस्तिष्क जिम्मेदार है। फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसे कार्य करने के लिए है जिनमें बौद्धिक मांग ज्यादा है और निर्णय लेने पड़ते हैं, और इसलिए यह ध्यान बनाए रखने में मदद करता है। जबकि पैराइटल कॉर्टेक्स हमें हमारे आसपास के वातावरण की जानकारी से परिचित रखने का काम करता है, और इसलिए यह मन के भटकने के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क के इन दो क्षेत्रों के बीच यह संघर्ष निरंतर चलता रहता है। यदि पैराइटल कॉर्टेक्स की गतिविधि हावी हो जाती है, तो हमारा ध्यान भटकने लगता है, और अगर फ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि अधिक ताकतवर है, तो हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। हमने देखा कि कैसे इस मामले में इन दोनों पायलटों के शरीर और दिमाग एक जगह नहीं थे। उनके शरीर तो विमान में थे, लेकिन उनके मन कहीं और भटक रहे थे। उत्कृष्टता की तो बात ही छोड़िए, शरीर और मन दोनों के एक स्थान पर और संयुक्त हुए बिना किसी भी काम में कुशल होना भी संभव नहीं है। जब अपने ध्यान को एक मजबूत इरादे से हम किसी एक आकर्षक विचार या पसंदीदा काम में उलझा देते हैं, तब मन का भटकना बहुत कम या पूरी तरह से बंद हो जाता है। और हम यह कैसे कर सकते हैं, यह बताने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने इस मन के भटकने की समस्या का एक अचूक समाधान प्रस्तुत किया है, और वह है योग। आजकल ज्यादातर लोग गलती से योग को सिर्फ आसन या शरीर की मुद्राओं के साथ जोड़ते हैं। लोग योग को सिर्फ एक ऐसा शारीरिक व्यायाम मानते हैं जो शारीरिक लचीलापन बढ़ाने, वजन कम करने और बेहतर शारीरिक आकार लाने में मदद कर शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। योग के सिद्धांतों को हजारों साल पहले भारतीय ऋषि पतंजलि द्वारा योग सूत्र के प्राचीन ग्रंथ में परिभाषित किया गया था। यह ग्रंथ मन की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझाता है और योग का अष्टांग योग के रूप में वर्णन करता है, जिसका मतलब है 8 अंगों वाला योग। आसन या शारीरिक मुद्राएं इन 8 अंगों में से सिर्फ एक है। केवल शरीर के सुंदर दिखने से कोई फायदा नहीं है। शरीर और मन दो अलग चीजें नहीं हैं। शरीर तो मन का ही प्रतिबिंब है, और अगर मन ही भ्रमित या दूषित है, तो यह जीवन के हर पहलू में अपना असर दिखाता है। इसलिए योग शरीर की मुद्राओं से कहीं अधिक समावेशी और व्यापक है। योग सिद्धांतों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा अध्ययन है जो शरीर, मन और आत्मा को संयोजित करने के लिए समर्पित है। शरीर, मन और आत्मा के संयोजन से केंद्रित की गई शक्तियों को फिर एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकता है। ऐसी ध्यान की स्थिति में होने वाले काम हमेशा उत्कृष्ट होते हैं, और उच्च जागरूकता की ऐसी स्थिति में मन के भटकने की कोई संभावना नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए मन और शरीर का जोड़ना अति आवश्यक होता है। यह तो आसानी से समझा जा सकता है। मगर आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि इसमें आत्मा क्या भूमिका निभाती है।
शरीर और मन को जोड़ना तो बहुत आसान है। खासकर तब जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुरंत आनंद देता है, तब शरीर और मन बहुत ही आसानी से एक जगह हो जाएंगे। चाहे वह प्रवृत्ति पूरी तरह से बेकार या बिन जरूरी ही क्यों न हो, जैसे कि मूवी देखना या इंटरनेट पर गेम खेलना। आत्मा का इस समीकरण में बहुत ही महत्व है, क्योंकि आत्मा ही विवेक से अच्छे बुरे का मूल्यांकन कर आपकी एकीकृत शक्तियों को आपके विकास और वृद्धि की दिशा में मोड़ती है। अष्टांग योग में यम और नियम के सिद्धांत नैतिक दिशानिर्देशों के माध्यम से अच्छे बुरे का मूल्यांकन करने के ये निर्णय प्रदान करते हैं और आपके जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। आइए अब हम वापस चलते हैं उड़ान AI 676 पर, जहां इन दो पायलटों के मन काफी भटक रहे थे और वह कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे थे। विमान काफी अधिक ईंधन जला रहा था और अपने गंतव्य मुंबई के आधे रास्ते में यह पाया गया कि विमान पर ईंधन खतरनाक रूप से कम हो गया था और विमान को नागपुर की ओर लेना पड़ा। स्थितिजन्य मानसिक जागरूकता के पूर्ण अभाव की ऐसी स्थिति में यह वास्तव में एक बड़ा चमत्कार ही था कि पायलटों ने ठीक समय पर जाना कि विमान में ईंधन बहुत ही कम बचा था। केवल नागपुर में उतरने की तैयारी करते समय पायलटों ने जाना कि कोलकाता से उड़ान भरने के बाद की पिछली 90 मिनटों से लैंडिंग गियर विमान के नीचे ही लटक रहा था। 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10. भाग्यवश हमारी इस कहानी का अंत सुखद हुआ। नागपुर में उतरने के बाद विमान में ईंधन भरा गया और उड़ान फिर आगे सुरक्षित बॉम्बे के लिए जारी रही। और 103 यात्री और केबिन कर्मी इस सच्चाई से पूरी तरह बेखबर रहे कि वे एक बड़ी आपदा से बाल बाल बचे थे। एयर इंडिया ने दोनों पायलटों को नौकरी से निकाल दिया, जो हमें वापस उस सवाल पर लाता है जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा है, क्या एक पायलट का विमान उड़ाते समय योग करना उचित है? हाँ, क्योंकि योग के सिद्धांतों का नियमित अभ्यास करने से हर कार्य उत्कृष्टता से होता है।